हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त ज़बरदस्त तंदुरुस्त अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, आपके इस जोश को, जुनून को, हौसले को, पागलपन को कम मत करिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और अगर अपनी मंजिल को पाना है तो आज आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज 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 आपको तड़पना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी दोस्तों। ये मंजिल ऐसे ही नहीं मिलेगी। मजबूर कर दो इस मंजिल को अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करो, और उस माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, उनकी आंखों में जब आंसू हों तो वो खुशी के आंसू हों। और जब दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, मई के अंदर एग्ज़ाम डेट है, तो अगर दोस्तों आपके बदन पर वर्दी, सिर पे टोपी और पहला सैल्यूट अपने माँ बाप के नाम का देना है दोस्तों, तो आज मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए दोस्तों। शुरू करता हूँ मैं आज के 7 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर की। और ये मान के चलना, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। एक एक जानकारी को नोट करते हुए चलना। ये मान के चलना कि आज के सेशन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 100% छपेगा ही छपेगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा साथियों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। निम्न में से कौन सा राज्य, हमसे बोला गया यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से सहमति वापस लेने वाला देश का नवा राज्य बन गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि आंतरिक मामलों में सीबीआई से ये जांच नहीं करवाएंगे। इस चीज़ को इन्होंने सहमति को वापस लेने वाला ये हमारे देश का कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? नवा राज्य बन गया है। और ये राज्य कौन सा है दोस्तों? मेघालय है। कौन सा राज्य है दोस्तों? मेघालय राज्य है, जो सीबीआई से अपने राज्य के आंतरिक मामलों की जांच नहीं करवाएगा। इन्होंने इस सहमति को क्या कर लिया दोस्तों? वापस ले लिया है। और ये देश का ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? नवा राज्य बना है। तो प्यारे साथियों, बात मेघालय की करते हैं, तो सबसे पहले मेघालय की राजधानी की बात करते हैं साथियों। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। बात करें दोस्तों मैं यहाँ के सीएम की, यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा। कौन है दोस्तों यहाँ पे? कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक एक बात को नोट करने पे चलना दोस्तों। मैं यहाँ पे आपके सामने सारी बातें लिखूंगा। आज का सेशन तो मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट रहेगा ना कि आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ का गवर्नर कौन है। यहाँ के गवर्नर की बात करें, यानी कि यहाँ के अपन राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल है दोस्तों यहाँ के सत्यपाल मलिक। कौन है दोस्तों? सत्यपाल मलिक हमारे यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं, सत्यपाल मलिक। तो तीन बातें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, कैपिटल जिसको बोलते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है, कि गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। और इसको कहा जाता है दोस्तों क्या? पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय राज्य को कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करें दोस्तों मेघालय राज्य, तो मेघालय राज्य बनता है दोस्तों असम से अलग होकर। किससे अलग हुआ था दोस्तों? ये असम से अलग हुआ था। यानी कि असम के अंदर आती थी पहले दोस्तों जो ये हमारे खासी, गारो और जयंती जो पहाड़ियाँ होती हैं, ये जिले इनके काट करके, और असम से ये अलग हुआ था दोस्तों। असम से अलग होकर के नए राज्य का निर्माण किया गया था। और असम से अलग हुआ था साथियों ये 21 जनवरी 1972 को। तो ये कब बना है? 21 जनवरी 1972 को बनता है दोस्तों। कौन? यहाँ पर मेघालय राज्य, इसका मतलब कि निर्माण किया जाता है, नए राज्य का निर्माण किया जाता है। असम से अलग हुआ था, खासो गारी जयंती की पहाड़ियों को काट करके बनाया गया है। ये बातें अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लियर अंतरिक्ष यान विकसित करने शुरू कर दिया है? तो यूरोपा
यूरोपा क्लियर अंतरिक्ष यान शुरू किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों किसने? नासा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? नासा के द्वारा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये नासा जो कंपनी है साथियों, ये किसकी कंपनी है? यूएसए यानी कि अमेरिका की कंपनी है। किसकी कंपनी है दोस्तों? ये अमेरिका की कंपनी है यूएसए। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स, नोट कर लो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ध्यान रखना, यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी है दोस्तों, और इन्होंने यूरोपा क्लियर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? नासा की स्थापना अमेरिका में होती है दोस्तों 29 जुलाई 1958 को। कब होती है? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है अमेरिका में। बात करें दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, वाशिंगटन डीसी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, पोटामेक नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे, जहां पर वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का मुख्यालय भी स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो दो बातें आ रही है। ये तो किसकी बात कर ली अपने प्रश्न के आंसर की, और किसकी? नासा की। नासा की बात हो गई। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है किसकी? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। इसरो की बात आ रही है। अपने इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है दोस्तों? ये होती है 15 अगस्त 1969 को। कब होती है दोस्तों? 15 अगस्त 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको सबको पता होगा कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु के अंदर है। मैं बात करूँ दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वर्तमान में इसके जो चीफ है, इसके जो प्रमुख है, इसके जो हेड हैं दोस्तों, वो चेंज हो गए हैं। पहले के सिवान थे, उन के सिवान की जगह कौन आ गए हैं? एस सोमनाथ बनाए गए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। क्या बनता है? एस सोमनाथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों स्पेस एक्स का नाम सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने, एलन मस्क। कौन सा नाम सुना होगा दोस्तों? एलन मस्क, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है दोस्तों, सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया का, एलन मस्क दोस्तों। स्पेस एक्स जो इसने बनाया था कब? 2002 में। 2002 यानी 14 मार्च 2002 के अंदर स्पेस एक्स की इसने स्थापना की थी एलन मस्क ने। इतनी बातें आप लोगों को यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। चलता हूँ दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी बातें, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ साथियों। हमारे पास यहाँ पर है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट होएग जायंट किस राज्य में एच जैगड एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है? तो एच जैगड एनर्जी के टर्मिनल, कैलमिला के बाद ये पूछना चाह रहा है कि एच जैगड एनर्जी के टर्मिनल को कहाँ है? तो ये कहाँ है पे दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट होएग जायंट किस राज्य में स्थित? एच जैगड एनर्जी। तो एच जैगड एनर्जी जो टर्मिनल है दोस्तों, कहाँ पर स्थित? अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी अपने महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी हो जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ के अपने मुख्यमंत्री की। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। यानी कि सीएम की बात करते हैं उद्धव ठाकरे हैं दोस्तों। यहाँ के मैं राज्यपाल गवर्नर की बात करता हूँ दोस्तों, तो वह भगत सिंह कोश्यारी। कौन है साथियों? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हो जाते हैं दोस्तों? गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाते हैं। इतनी बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं बहुत सारी अपने को जानकारी देने वाला हूँ तुम्हारे को मैं। प्यारे लाडलों, कौन पेन कॉपी लेके अवश्य बैठना। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, जब तक आप अपने हाथों से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए दोस्तों ये किया है दोस्तों, किसके साथ समझौता? ITU के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? ITU याद रखना, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। किसके साथ किया है दोस्तों? ITU के साथ किया है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ किया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसकी स्थापना होती है 1865 में। और बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय।
है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU बोला जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात की जाती है। प्यारे साथियों, ये हमारे नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसके साथ में समझौता कर लिया गया है। मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर अपने विश्व बैंक यानी कि WB वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक जो होता है दोस्तों, इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 के अंदर, यानी कि जुलाई 1944 को। कब होती है? जुलाई 1944 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक के ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत होती है दोस्तों। कहाँ होती है? ब्रेटन वुड्स के अंदर होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? ब्रेटन वुड्स के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स में केवल स्थापना होती है, इसका मुख्यालय वहाँ पर नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे है दोस्तों। इसकी मैं बात करूँ, इसका हेड कौन है? इसके हेड है डेविड मालपस। कौन है दोस्तों? इसके हेड कौन है? डेविड मालपस। तो डेविड मालपस विश्व बैंक के हेड है दोस्तों। और विश्व बैंक की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? IMF को बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन बोला जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान को रखना है। चलिए दोस्तों, अगली मैं बात करता हूं यहाँ पर अपने संयुक्त राष्ट्र की। बात करते हैं दोस्तों अब संयुक्त राष्ट्र की। तो साथियों ध्यान से समझना, संयुक्त राष्ट्र की अपना बात करते हैं, यानी कि यूनियन नेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो यूनियन नेशन हमारा जो होता है प्यारे साथियों, इसकी स्थापना जो होती है संयुक्त राष्ट्र की 1945 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1945 के अंदर होती है। और प्यारे दोस्तों, इसके अंदर 193 देश आते हैं। बात करिए दोस्तों अपना एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है नीति आयोग। क्या आता है दोस्तों? नीति आयोग। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये योजना आयोग के स्थान पर आई थी दोस्तों। और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1915 को। कब? सॉरी 2015 को। 1915 नहीं साथियों, सॉरी 2015। बहुत ज़्यादा हो गया 1915, तो कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गई ये तो सुबह सुबह। प्यारे साथियों खैर कोई नहीं, सही कर लिया। सुबह का भूला शाम को लौट आ जाता है, उसको भूला नहीं बोलते हैं। तो तुरंत अपन ने सही कर लिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 है दोस्तों। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और प्यारे दोस्तों, इसके जो प्रथम अध्यक्ष यानी कि इसके जो प्रमुख होते हैं दोस्तों, इसके जो प्रमुख होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा कौन थे उस समय। इन्होंने की स्थापना किसने की थी? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो प्रथम प्रमुख या प्रथम अध्यक्ष हमसे पूछा जाए, नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए, तो खुद प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भी मोदी जी हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। बात में इसके उपाध्यक्ष की करता हूं दोस्तों। तो इसका जो उपाध्यक्ष है, यानी कि इसका उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार है। कौन है दोस्तों? इसका उपाध्यक्ष जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर राजीव कुमार है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? उपाध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इतनी बात अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बता दिया, संयुक्त राष्ट्र मैंने आपको बता दिया, ITU मैंने आपको बता दिया, नीति आयोग मैंने आपको बता दिया। चारों ऑप्शनों का अपन ने पोस्टमार्टम कर लिया ढंग से। फिर भी अगर आप लोग नहीं पढ़ो तो वो आपकी मर्जी है दोस्तों। अच्छे से नोट करते हुए चलो बातों को, ताकि एग्जाम के समय अपन रैपिड रिवीजन कर सकें, क्योंकि इतना सारा अपने को देखने को नहीं मिलेगा, इतना समय अपने पास नहीं रहेगा। अब मैं लेके चलता हूं साथियों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना। गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? तो गंगा कायाकल्प को किया गया है। गंगा कायाकल्प यानी कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये 2014 में। कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन दोस्तों, जिसको अब विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क की। आत्मनिर्भर भारत मिशन कब शुरू किया था? ये आप लोगों का होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये आपको मैंने बता दिया है कि किसको पुरस्कार दिया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, ये होमवर्क में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? केवल इतना अपने को याद रखना, और किसको बनाया है? विद्या बालन को बनाया है। किसको बनाया है दोस्तों? विद्या बालन को बनाया है। प्यारे साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब लेके चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्न पर लगाओ दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्या लगाओ दोस्तों पहले इसके ऊपर? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पहले तो ये लगाओ, उसके बाद में इसकी एक 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 बात को नोट करते हुए चलना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2021 में मिले सभी नोबेल पुरस्कारों को नोट करवाने वाला हूं कि किस किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में क्या क्या नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पुरस्कार के विजेता एलन लेड जूनियर का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सबसे पहले बात तो आती है कि इस क्वेश्चन को बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। एलन लेड जूनियर कौन है दोस्तों? एलन लेड जूनियर है, जिनका हाल ही में मात्र 84 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। प्यारे दोस्तों, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको दिया गया था दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि फिल्म जगत में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये तो बात हो गई दोस्तों। और इनको एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इनको लाडी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इनको लाडी के नाम से जाना जाता था। लाडी, इनको किस नाम से जाना जाता था? लाडी के नाम से जाना जाता था। तो इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। ऑस्कर अवार्ड विजेता हैं ये, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। एलन लेड जूनियर। क्या नाम है दोस्तों? एलन लेड जूनियर। अब मैं आता हूं आप लोगों के सामने इस प्रश्न का पोस्टमार्टम, इस क्वेश्चन का पोस्ट। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड की भी बात कर लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। यो हनी सिंह वाला दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों नोट करवा देता हूँ, विशेष नोट डाल करके लिखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में मिलने वाले में आप लोगों को सभी नोबेल अवार्ड एक जगह करवा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं दोस्तों, वो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब से होती है। तो ये होती है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। क्या दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और इनको दिया जाना शुरू हुआ था सन 1901 से। कब से दिया जाना प्रारंभ होता है? सन 1901 से दिया जाना प्रारंभ होता है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार 1901 से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम भारतीय, फर्स्ट भारतीय की मैं बात करता हूँ, तो प्रथम भारतीय हैं दोस्तों अपने कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो अपने भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों, गीतांजलि। कौन सी है? गीतांजलि। इस गीतांजलि के लिए इनको क्या दिया गया था? प्रथम नोबेल, मतलब कि प्रथम भारतीय थे जो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब दिया था दोस्तों? ये 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर, अब आप लोगों को प्रथम भारतीय अपन ने देख लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और ले लिया करो दोस्तों, स्क्रीनशॉट का वेट मत किया करो, आप नोट करते हुए चलो मेरे साथ साथ। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे आप? फालतू में अपने मेमोरी और भरेगी फ़ोन की, फ़ोन के अंदर वायरस आएंगे ज़बरदस्ती। इससे बेस्ट है कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। ये तो मैंने कि प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम महिला, तो प्रथम महिला है हमारे दोस्तों कौन? मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मदर टेरेसा को दिया गया है दोस्तों 1979 में। कब दिया है दोस्तों? 1979 में। रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने कर ली कि भारतीय को, पहला भारतीय कौन था, पहला भारतीय महिला कौन थी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जो ये नोबेल
पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब उन 6 के 6 क्षेत्र में बता देता हूँ आप लोगों को एक बार यहाँ पे। एक तो यार शांति के क्षेत्र में दोस्तों, पहला किस में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में। बात करते हैं दोस्तों इसकी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। बात करो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। और रसायन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में दोस्तों? रसायन के क्षेत्र में। शांति, चिकित्सा, भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र, रसायन, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और अब लिख लीजिए आप 2021 में मिलने वाले पुरस्कार। क्या लिख लीजिए दोस्तों? 2021 में मिलने वाले पुरस्कार। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन शांति के क्षेत्र में। एक एक बात को फटाफट से नोट करते हुए चलना, मैं फटाफट रैपिड मतलब कि बुलेट ट्रेन की तरह मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। शांति के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों 2 लोगों को। कितने को? 2 को। पहला है, इसके साथ कौन कौन है? मारिया रेसा। कौन है दोस्तों? मारिया रेसा, याद रखना कौन है? मारिया रेसा। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर दमित्री आंद्रेविच। कौन है दोस्तों? दमित्री आंद्रेविच। कौन है? दमित्री आंद्रेविच। तो दमित्री आंद्रेविच मुरातोव या दमित्री मुरातोव भी आप याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना भी आप याद कर लोगे बहुत बड़ी बात है। तो शांति के क्षेत्र में 2 को दिया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव याद कर लो। ये आंद्रेविच याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लो या फटाफट मेरे साथ नोट करते हुए चलो। शांति के क्षेत्र में आपको मैंने बता दिया है। बात करते हैं अब अपन दूसरा किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों 2 व्यक्तियों को। पहला है हमारे सामने यहाँ पर कौन? 2 व्यक्तियों को दिया गया, डेविड जूलियस। कौन है? डेविड जूलियस। कौन है साथियों? डेविड जूलियस। याद कर लेना इनको, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा इनसे। डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउशियन। कौन है दोस्तों? अर्देम पटापाउशियन। कौन है? अर्देम पटा। आप तो ऐसे याद कर लो, अर्देम को पटाओ, अर्देम को पटाओ, हरदम पटाओ, ऐसे कर लो, हरदम पटाओ। क्या पटाओ? हरदम पटाओ। किसको? डेविड को। डेविड को हरदम पटाओ। तो याद हो जाएगा डेविड जूलियस यानी कि डेविड जूली को हरदम पटाओ, डेविड जूली को हरदम पटाओ। तो चिकित्सा के क्षेत्र में याद हो जाएगा डेविड जूलियस अर्देम पटापोशियन या पटापाउशियन, नाम वही है, पटापाउशियन। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है। तो डेविड जूली को हरदम पटाओ, याद रह जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। तो डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउशियन, ये वो है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना। ये चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। चलिए दोस्तों अब लेकर चलता हूँ भौतिकी के क्षेत्र में आप लोगों को, कि भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र की बात करते हैं साथियों अपन यहाँ पे। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है। क्यूशुकुरो मनोवे। कौन है दोस्तों? क्यूशुकुरो मनोवे। क्या नाम है दोस्तों? क्यूशुको मनोवे। क्या नाम है? शुकुरो मनोवे। क्या नाम है दोस्तों? शुकुरो मनोवे। दूसरा है क्लाउस हसलमैन। क्या है दोस्तों? क्लाउस हसलमैन। क्या नाम है? क्लाउस हासेलमैन। और तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों, जॉर्जियो पेरिसी। क्या नाम है? जियोर्जियो पेरिसी। क्या नाम है? जियोर्जियो पेरिसी। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि अच्छे से लिख पाऊँ बातों को, फिर भी आपको मैं शुद्ध बोल रहा हूँ। दोबारा से वो नोट कर बोल रहा हूँ मैं, लिख लेना। शुकुरो मनावे, क्लाउस हासेलमैन, जियोर्जियो पेरिसी। शुकुरो मनावे, क्लाउस हासेलमैन, जियोर्जियो पेरिसी। ये किसके क्षेत्र में है? भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों 3 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य। साहित्य का बहुत सिंपल है, साहित्य लिखना गुनाह है। साहित्य लिखना गुनाह है, यानी कि किसको मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाह को। किसको मिला है दोस्तों? अब्दुल रजाक गुरनाह। किसको मिला है? अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य का दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र की। किसकी बात करते हैं? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया है दोस्तों ये यहाँ पर। और दिया किस किस को है? लिखिएगा डेविड कार्ड। एक तो किसको दिया है दोस्तों? डेविड कार्ड को। डेबिट कार्ड बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड।
डेबिट डेबिट कार्ड बोलना है पर अपने को यहाँ पे डेबिट कार्ड अपना एटीएम वगैरह होता है, वैसे याद रख से। फिर दिया जोशुआ अंग्रिस्ट को, किसको दिया दोस्तों? जोशुआ अंग्रिस्ट। दूसरा व्यक्ति कौन है? जोशुआ अंग्रिस्ट। कौन है? जोशुआ अंग्रिस्ट। जोशुआ अंग्रिस्ट। जोशुआ अंग्रिस्ट। तीसरे व्यक्ति हैं गुइदो इम्बेलस। क्या है? तीसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? गुइदो इम्बेलस। अजीब और गरीब नाम है दोस्तों, इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप 2 4 5 बार इनका रिवीजन करोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे। गुइदो इम्बेल्स, क्या नाम है दोस्तों? गुइदो इम्बेल्स। गुइदो इम्बेल्स। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया है। डेविड कार्ड को, कार्ड तो याद हो ही जाएगा आप लोगों को। जोशुआ अंग्रिस्ट, ये भी याद हो जाएगा। गुइदो इम्बेल्स, ये थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, गुइदो इम्बेल्स। और लास्ट छठा बनता है हमारा दोस्तों रसायन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, ध्यान से समझना, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। बेंजामिन लिस्ट, कौन दोस्तों? बेंजामिन लिस्ट। और दूसरा दिया जाता है डेविड मैकमिलन। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों? डेविड मैकमिलन। ये आप लोगों को मैंने 6 के 6 नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं का नाम बता दिया है। इस प्रश्न का आंसर तो ऑस्कर होगा दोस्तों, लेकिन मैंने नोबेल पुरस्कार के सारे 2021 में मिलने वाले सभी 6 क्षेत्रों के मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस को दिया गया है। फटाफट से मैं एक बार रिवीजन मारता हूं दोस्तों, इनको याद करो। शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा दमित्री मुरातोव याद रख लो, आंद्रेविच को छोड़ो। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस अर्देम पटाऊ। डेविड जूली को अर्दम पटाऊ यानी अर्देम पटापाउशियन। भौतिकी के क्षेत्र में शुकुरो मनावे, 3 व्यक्तियों को शुकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन, जियोर्जियो पेरिशी। साहित्य लिखना गुनाह है, अब्दुल रजा गुरना है। अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट, गुइदो इम्बेल्स। रसायन क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। ये लो फटाफट मैंने आपका रिवीजन करवा दिया इनका, अब नोट करते हुए आपने कर लिया होगा। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कपूर ओबेरॉय होटल्स। कपूर ओबेरॉय होटल्स के पूर्व अध्यक्ष संजीव कपूर को हाल ही में किस एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जेट एयरवेज का दोस्तों। किसका? जेट एयरवेज का यहाँ पर सीईओ नियुक्त किया गया है। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रख लेना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन की कीमत घटी है? यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन घटी है। यूपीआई। अब प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। देखो 2 होमवर्क दिए हैं मैंने आप लोगों को, जो दोनों के दोनों आप लोगों को बताना है कि एक तो यूपीआई की आप लोगों को फुल फॉर्म बतानी है। बात समझ में आ रही है? यूपीआई की क्या बतानी है? फुल फॉर्म बतानी है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले दिया था। अगला प्रश्न, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर तो जाएगा हमारा क्या? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या आंसर हो जाएगा? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों बात करते हैं वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्री कौन? अपने निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो सीतारमण, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वही है दोस्तों जिसने रुपे ऐप, कौन सी ऐप? रुपे ऐप लॉन्च की है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, बहुत बार बता रखा है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। कब होती है? 1935 को होती है। आरबीआई के प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं वो ओशवन स्मिथ होते हैं। प्रथम भारतीय सीडी देशमुख होते हैं। 24वां उर्जित पटेल होता है। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं दोस्तों 25वें आरबीआई के गवर्नर। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई दिया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ये सारी बातें आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों अब लेके चलते हैं अपन आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज का सेशन ही खत्म हो गया। चलिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आज का सेशन अपन यहीं पर रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको बताना है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना है दोस्तों। जो क्वेश्चन दिया था मैंने उनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपके अपने चैनल जेएमडी स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इन सब बातों के साथ साथ दोस्तों अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिएगा। उनको कभी दोस्तों दुखी मत करना, उनके फिक्र को अब की बार फ़क्र में बदलना है, और जिससे उनका समाज में, गांव में सर झुकाकर नहीं चलें, सर ऊंचा कर करके वो चलें दोस्तों। इसी
शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को यहीं पर रोकता हूं दोस्तों। मैं मेरे शब्दों पर विराम देता हूं। मिलूंगा नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लग रही होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करता है। और सफलता की खास बात है दोस्तों कि ये जो सफलता की खास बात ये है दोस्तों कि जो मेहनत करता है ना, ये उसके ऊपर फिदा हो जाती है, ये उसके ऊपर अपनी जान लुटा देती है। इस बात का ध्यान रखना। हमारे महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी दोस्तों कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना सफल होने वाला छोड़ जाता है, जितना मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो या तो इंतजार कर लो या मेहनत कर लो दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं विराम लेता हूं। आज के सेशन को अपन यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।